फिजिक्स के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दिस इज देव एंड यू आर वाचिंग शिवांश स्टडी। चलिए फिजिक्स के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले सेशन में हम फिजिक्स के बारे में कई सारे कॉन्सेप्ट पर चर्चा कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम कार्य के ऊपर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, अगर हो सकेगा तो तीनों को एक ही वीडियो में, लेकिन अगर वीडियो बड़ा होगा तो तीनों का एक सेपरेट अलग अलग वीडियो बनाकर तीनों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं कार्य के ऊपर। कार्य की अगर हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, कार्य के अगर हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो बल तथा विस्थापन के गुणनफल को अगर बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन बात करेंगे तो कार्य, बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन की अगर बात करेंगे तो वर्क को W से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को F से तथा विस्थापन को S से, तथा इसके साथ में लगता है cos थीटा, क्योंकि बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को, जी हाँ, बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर डॉट लगा है और साथ ही साथ यहाँ पर क्या लगा है आपका cos थीटा। अगर ये सदिश गुणनफल होता तो यहाँ पर लगता sin थीटा। इसलिए आप केवल इतना याद रखिए कि बल तथा विस्थापन के सदिश गुणनफल, माफ कीजिएगा, बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को यहाँ पर कार्य कहा जाता है, या बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, कार्य की आपसे यूनिट पूछ सकते हैं। तो कार्य को, बल को नापते हैं न्यूटन में, बल को नापा जाता है न्यूटन में, और विस्थापन को नापा जाता है मीटर में। तो न्यूटन पर मीटर नहीं, क्योंकि इंटू में है, तो बल किस में नापोगे आप? न्यूटन में। विस्थापन नापेंगे आपका मीटर में, तो न्यूटन इंटू मीटर क्या हो जाएगा इसका मात्रक। यहीं पर आपसे विमा पूछ सकते हैं। विमा के बारे में हम सेपरेट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आई होप आपको विमा निकालनी आती होगी। तो अगर इसकी विमा की बात करेंगे तो डायरेक्ट mL2 और T-2। जी हाँ, अगर आप विमा पर अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डायरेक्ट विमा बनाना जाएगी। तो जो कार्य की अगर विमा की बात करोगे mL2 T-2 इसकी विमा हो जाएगी। अब बात करते हैं इसी न्यूटन पर मीटर को दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो इसको जूल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको रिप्रेजेंट करते हो अर्ग से। कार्य के एसआई मात्रक दो हो जाएंगे। कार्य का मात्रक हो जाएगा आपका जूल, और अगर इसी को बोलकर क्या बोल सकते हैं? अर्ग। तो कार्य के दो मात्रक जूल तथा अर्ग हो सकते हैं। अब अगर किसी एक ही चीज के अगर दो मात्रक होते हैं तो उन दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होगी। जैसे कि लंबाई को अगर आप नापेंगे तो सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है। तो सेंटीमीटर मीटर में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा आपस में। वैसे ही जूल और अर्ग में रिलेशन है। अगर मैं बात करूं एक जूल बराबर तो 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होगा। एक जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग, मतलब कि एक जूल में 1 करोड़ अर्ग। एक के पीछे आपको 7 जीरो लगाना पड़ेंगे, तब जाकर 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लगाने पड़ेंगे, तब किसके बराबर होगा? एक जूल के बराबर यहाँ पर होगा। तो एक जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर रिकॉल करते हैं। कार्य की अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन की बात करेंगे तो बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के कारण ही यहाँ पर किसको लगाया गया है? cos थीटा को लगाया गया। अगर एंगल देंगे तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या कहा जाता है? कार्य यहाँ पर कहा जाता है। अगर आपको इससे यूनिट पूछ ली जाएगी तो यूनिट में आ जाएगा न्यूटन पर मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। अगर यहाँ से यूनिट पूछेंगे तो न्यूटन इंटू मीटर क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी। अगर विमा पूछ ली जाए, कार्य की विमा पूछ लेंगे तो mL2 T-2, mL2 और T-2 क्या हो जाएगी? इसकी विमा हो जाएगी। ये तीनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके मात्रक के। तो बल को, कार्य को आप नाप सकते हो या तो जूल में, आप या तो उसको जूल में माप सकते हो या उसको नाप सकते हो अर्ग में। अब एक ही चीज के अगर दो मात्रक है तो दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। रिलेशन के तौर पर एक जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग में होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि कार्य कौन सी कंडीशन, क्या कार्य पॉजिटिव हो सकता है, क्या कार्य नेगेटिव हो सकता है, क्या कार्य जीरो हो सकता है, इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि कौन सी कंडीशन में, किस कंडीशन में कार्य क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव, किस कंडीशन में कार्य नेगेटिव हो जाएगा, और किस कंडीशन में कार्य क्या हो जाएगा? जीरो। चलिए कार्य का फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको। बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। बल और विस्थापन के गुणनफल कार्य बोलते हैं।
अब ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूँ कार्य किस कंडीशन में पॉजिटिव होगा, किस कंडीशन में कार्य की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है, जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है, अगर उसी दिशा में आपका विस्थापन हो रहा है, अगर उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, जिस दिशा में बल लगाया गया उसी दिशा में अगर विस्थापन होगा तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, इन दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, तो ये तो कोई एंगल नहीं है, आपस में कोई एंगल नहीं है, तो समांतर हो जाएंगे और समांतर के बीच में कोई एंगल नहीं होगा। अगर एंगल नहीं होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 0, और अगर ये एंगल की वैल्यू है तो हम कहाँ पुट करेंगे इसको, cos थीटा में, तो cos 0 की जो वैल्यू क्या आ जाएगी आपका 1 आ जाएगी, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 1। तो यहां पर जो कार्य हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, यहां पर कार्य की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, कोई व्यक्ति किसी टेबल पर 5 न्यूटन का बल लगाता है और वो टेबल अपनी स्थान से 3 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो उसने टेबल को इस प्रकार कुछ खींचा होगा और इस प्रकार खींचा तो उसी दिशा में क्या हो गया विस्थापन। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिशा में बल लगाया गया था उसी दिशा में क्या हो गया विस्थापन, तो दोनों की दिशा समान हो जाएगी, और अर्थात हमें दोनों के बीच में एंगल क्या है 0। तो यहां पर एंगल आकर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 न्यूटन इंटू 3 क्या आ जाएगा मीटर इंटू कॉस क्या आ जाएगा 0, और इसको टोटल को सॉल्व करने पर आंसर कितना आ जाएगा आपका 15। अब या तो इसको जूल लिखो आगे लिखो, यहां पर आ जाएगा 15 जूल। तो दोनों के दोनों यहां पर कार्य की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका, कार्य की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी आपका पॉजिटिव। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका मतलब ये हुआ आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार पूछेंगे कि निम्नलिखित में से किस कंडीशन में कार्य की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो जब बल तथा दिशा दोनों एक ही दिशा में हो, बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो, उस कंडीशन में कार्य की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। चलिए सेकंड बात करते हैं, आखिर किस कंडीशन में कार्य की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, किस कंडीशन में कार्य की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो चलिए अगर मैं बात करता हूं कि जिस दिशा में बल लगाया गया उसके अगर विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा है, अगर आप किसी चीज को इधर खींच रहे हैं और वो चीज दूसरी तरफ आपके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में विस्थापित हो रही है, या आप इसको इधर खींच रहे हैं तो उधर जा रही है, उधर खींच रहे हैं तो इधर आ रही है, इसका मतलब यह हुआ कि बल लगाया गया एक दिशा में किंतु वस्तु विस्थापित हो रही है अपोजिट दिशा में। अगर मैं इसके एंगल की बात करूं तो यहां पर एंगल बनता है 180 डिग्री। तो फिर सुनिएगा, अगर मैं बात करूं वही सेम सवाल, अगर 5 न्यूटन का बल किसी टेबल पर लगाया गया लेकिन टेबल का विस्थापन 3 मीटर किंतु विस्थापन विपरीत दिशा में हुआ है, किंतु विस्थापन विपरीत दिशा में होगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 180, और cos 180 की वैल्यू यहां पर क्या होती है आपकी -1 हो जाएगी। तो आपका पूरा का पूरा कार्य 5 इंटू 3 इंटू -1, तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा आपका -15 जूल यहां पर आंसर हो जाएगा। तो यहां पर कार्य की वैल्यू क्या होगी आपका नेगेटिव। पिछले में हमने देखा था कि कार्य किस प्रकार से पॉजिटिव होगा, तो यहां पर दोनों के बीच में जब समान दिशा में होगा तो क्या हो जाएगा एंगल आपका पॉजिटिव, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा एंगल आपका 180, और वहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी -1। चलिए तीसरी कंडीशन पर बात करते हैं। तीसरी कंडीशन अर्थात कि कार्य किस कंडीशन में शून्य हो जाएगा, तो कार्य 2 से 3 कंडीशन पड़ेगी। यहां तो अपन एक ही बात कर रहे हैं, फिलहाल हम एक ही बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन 0 की काफी कंडीशन बन सकती है। देखिए मैं कुछ कंडीशन आपके सामने रखता हूं, W इज इक्वल टू F.S इंटू क्या हो जाएगा आपका cos थीटा। अगर बल लग रहा है 40 न्यूटन का और विस्थापन हो रहा है 3 मीटर का, लेकिन इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो जाए, अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, तो जैसे कि अगर मैं किसी चीज को अपने सर पर उठाकर चलूंगा तो मेरा जो फोर्स है वो तो ऊपर की तरफ लग रहा होगा और मेरा विस्थापन सीधी दिशा में होगा, मेरा जो विस्थापन है वो सीधी दिशा में होगा। तो इस कंडीशन में फोर्स और विस्थापन के बीच में एंगल, फोर्स तथा विस्थापन इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री का। यहां पर क्या रखेंगे हम cos की वैल्यू क्या पुट करेंगे 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए अगर किसी चीज में 0 से गुणा करोगे तो पूरा का पूरा कार्य क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। जिस प्रकार कोई कुली किसी वजन को अपने सिर पर उठाकर जो डिस्टेंस तय करता है उसके अकॉर्डिंग, साइंस के अकॉर्डिंग उस कुली के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया है, क्योंकि उसके दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया था आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया था। तो यहां पर कार्य की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 0। एक कंडीशन तो ये बनेगी। अगर मैं बात करूं तो आपसे सेकंड कंडीशन के बारे में, तो
किसी वृत्तीय पथ पर हम बात करेंगे, हमने जब दूरी और विस्थापन पे बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि दूरी, दो बिंदुओं के बीच के रास्ते को दूरी कहते हैं और दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम रास्ते को विस्थापन कहते हैं। दूरी और विस्थापन पे हम सेपरेट वीडियो पढ़ चुके हैं, अब वहां पर जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में हमारी। लेकिन अगर कोई वृत्तीय पथ पर है, कोई वृत्तीय पथ पर है तो वहां पर दूरी तो होगी लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा आपका? शून्य। वैसे ही वृत्तीय पथ पर भी कार्य क्या हो जाएगा? शून्य। वृत्तीय पथ पर भी कार्य शून्य हो जाएगा क्योंकि उस वृत्तीय पथ पर विस्थापन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका? शून्य। इसी कारण से कार्य भी क्या हो जाएगा आपका? शून्य। तो दो कंडीशन, जब दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री, तो कार्य शून्य हो जाएगा। जब विस्थापन की वैल्यू का 0 हो जाएगी तो वही बात हो जाएगी, अगर आप किसी चीज में 0 से गुणा करोगे तो पूरी चीज क्या हो जाएगी आपका? 0। तो दूसरी कंडीशन, अगर विस्थापन शून्य हो जाए तो भी कार्य क्या हो जाएगा आपका? शून्य। तो ये दो कंडीशन में कार्य की वैल्यू क्या हो सकती है आपका? शून्य। एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बताया आपको? अगर बल तथा विस्थापन दोनों की दिशा समान है तो यहां पर कार्य की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका? पॉजिटिव, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या आ जाएगा? 0 और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका? 1। कार्य नेगेटिव हो सकता है जब जिस दिशा में बल लगाया गया है अगर उसकी विपरीत दिशा में विस्थापन होगा तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया आपका? 180, और अगर 180 है तो cos 180 की वैल्यू माइनस में होती है, अर्थात कार्य की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका? नेगेटिव। अगर कार्य किस कंडीशन में 0 होगा तो अगर बल और विस्थापन इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का बनाया जाए तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है आपका? शून्य, अर्थात कार्य क्या हो जाएगा? 0। एक और कंडीशन में जब विस्थापन ही शून्य हो जाए, तो इस कंडीशन में भी कार्य की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका? शून्य हो जाएगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कार्य क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है, क्या 0 हो सकता है, ये सभी, तो कार्य पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों की तीनों वैल्यू यहां पर हो सकती है। इन बात को ध्यान से देखिएगा या ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब बात करते हैं कार्य वाले न्यूमेरिकल की। वर्क से रिलेटेड क्या क्या न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में पूछ सकते हैं? रेलवे के एग्जाम में न्यूमेरिकल काफी ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं पहली बात की। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन से शुरुआत करूं तो कोई व्यक्ति राम किसी गाड़ी को 40 न्यूटन का बल लगाकर खींचता है, जिसके कारण वो गाड़ी 10 मीटर विस्थापित हो जाती है। 10 मीटर विस्थापित हो जाती है तो राम के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पर केवल यह पूछा है, किसी भी बारे में, दिशा के बारे में चर्चा नहीं की गई है तो बड़ी अच्छी बात है, जैसा बोला गया वैसा करना है। हमको पता है कार्य बराबर क्या होता है, हमको पता है कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन हो जाएगा। बल की वैल्यू हमको दी है 40 न्यूटन, दी है, विस्थापन हमको दिया है 10 मीटर, और एंगल के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई तो एंगल हमको नहीं रखना है। टोटल आंसर कितना आ जाएगा आपका? 400, और वहां पर ऑप्शन 400 आपको 2 मिलेंगे। लेकिन आपसे कार्य पूछा है तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा आपका? जूल। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका 400 जूल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को अगर बढ़ाया जाए, थोड़ा सा बढ़ाया जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, अगर राम, फिर यही क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप से। अगर राम किसी गाड़ी को 20 न्यूटन का बल लगाकर खींचता है, 20 न्यूटन का बल लगा खींचता है और वस्तु उसकी विपरीत दिशा में, और वस्तु या गाड़ी उसकी विपरीत दिशा में 10 मीटर की दूरी तक विस्थापित हो जाती है, तो राम के द्वारा किया गया कार्य बताइए। अब सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन है, यहाँ पर एक वर्ड आपको ध्यान देना पड़ेगा। एग्जाम में आपको छोटे छोटे वर्ड को ध्यान देना है। तो यहाँ पर वर्ड आ गया विपरीत दिशा में, इसका मतलब यह हुआ कि बल तो लगाया जा रहा है एक दिशा में लेकिन विस्थापन कहाँ हो रहा है? उसकी विपरीत दिशा में। तो हमको पता है कि अगर दोनों की दिशा विपरीत होती है तो दोनों के बीच में एंगल 180 बनेगा, और cos 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। चलिए वापस वही बात हो जाएगी, बल इंटू विस्थापन, और इस बार एंगल भी है तो क्या लगेगा? इस बार cos थीटा की वैल्यू लगेगी। बल कितना दिया है हमको? तो बल दिया गया है 20 न्यूटन। विस्थापन की बात करेंगे तो 10 मीटर का विस्थापन है, किंतु यहाँ पर विपरीत दिशा में, अर्थात क्या आ जाएगा? cos 180, और हम जानते हैं कि cos 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका? -1। तो यहाँ पर कार्य तो होगा 200, लेकिन क्या हो जाएगा? माइनस।
और यहाँ पर आंसर आएगा आपका 200 जूल। तो कार्य वेग की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका नेगेटिव। यहाँ पर भी आपको एग्जाम में दो ऑप्शन मिलेंगे, जब एक जगह लिखा होगा +200, एक जगह माइनस, तो आपको आंसर किस पे लगाना है, आपको आंसर लगाना है -200 पर, और आंसर यूनिट क्या जाएगी आपका जूल। चलिए क्वेश्चन के लेवल को, न्यूमेरिकल के लेवल को थोड़ा और उठाते हैं। और यहां पर अगर मैं बात करूं कोई कुली 60 किलो के किसी बैग को उठाकर 20 मीटर की दूरी तय करता है, 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो कुली के द्वारा किया गया कार्य बताइए। अब यहां पर इन सभी चीजों में एक चीज हिडन है, एक डाटा हिडन है जो आपको पहचानना पड़ेगा। जी हाँ, कुली जब भी वजन को उठाता है, कुली जब भी किसी वजन को उठाएगा तो अपने सर पर उठाएगा, अपने सर पर किसी वजन को उठाएगा और वो चलेगा कहां पर, सीधी दिशा में। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और विस्थापन हो रहा है सीधी डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। और जैसे एंगल 90 डिग्री का होगा तो बल और विस्थापन और साथ ही एंगल भी दिया है, क्या लग जाएगा आपका cos थीटा। और जैसे ही cos थीटा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 60। विस्थापन कितना होता है, विस्थापन कितना हो जाएगा आपका 20 मीटर, और यहाँ पर cos 90, और cos 90 की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 0। तो यहाँ पर पूरा का पूरा कार्य क्या हो जाएगा आपका शून्य। सबसे लास्ट ऑप्शन लिखा होगा शून्य, लेकिन आप एग्जाम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाओगे। और 60 × 20 लगाओगे, आंसर मान क्या होगे 1200 जूल, और 1200 जूल एग्जाम के अंदर पहला क्वेश्चन होगा। बहुत बार एग्जाम में हम इतना हाइपर हो जाते हैं, इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं, जैसे आंसर को देखते हैं खुश हो जाएंगे, 1200 देखते आंसर लगा देंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो वहां पर आंसर क्या आएगा आपका 100। इसी की जगह पर, कुली की जगह पर हम एक शब्द और यूज कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकते हैं, कोई एक व्यक्ति रामू 10 न्यूटन का बल लगाकर किसी वस्तु को लंबवत दिशा में 5 मीटर विस्थापित कर देता है। अब यहां पर फिर शब्द आ गया लंबवत का अर्थ होता है परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री। वापस वही बात हो जाएगी, वापस सिंपल हो गया 10 × 5 मीटर, लेकिन लंबवत अर्थात कितना हो गया है cos 90, और cos 90 0, पूरा कार्य क्या हो जाएगा आपका 0। केवल भाषा का खेल है, शब्दों का खेल है, कुछ नहीं बोला है। अगर एंगल के बारे में कोई चर्चा नहीं है, हमको नहीं लिखना है एंगल के बारे में। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ सकता है, चलिए थोड़ा सा और उठा देते हैं, लेवल को थोड़ा और उठा देते हैं, इसी रामू के बारे में फिर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रामू ने 40 न्यूटन का बल लगाया तथा वस्तु 60 डिग्री के कोण पर 10 मीटर विस्थापित हो जाती है। 10 मीटर विस्थापित हो जाती है। रामू के द्वारा किया गया कार्य बताइए। अब यहाँ पर तो सारी वैल्यू दे दी गई आपको। यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर बल गुणित विस्थापन गुणित cos थीटा, बल की वैल्यू आपको दी है, कितनी हो जाएगी 40 न्यूटन। विस्थापन कितना हो रहा है यहाँ पर 10 मीटर का, और यहाँ पर इस बात एंगल दिया है, एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 40 × 10 × cos 60 की वैल्यू 1/2, कट करेंगे कितना जाएगा 5 कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर आंसर आएगा 200, और ऑप्शन क्या रहेगा आपका 200 का जूल। 200 जूल, क्योंकि आपसे कार्य पूछा गया था। जी हाँ, आपको एंगल की बनो तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा, हमको एंगल की वैल्यू पुट करनी है, आई होप आपको तीनों केसेस समझ में आ गए होंगे कि कब कब कार्य पॉजिटिव, कब नेगेटिव, कब जीरो हो सकता है, और किस तरीके से आपसे न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछ जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा सवाल में चेंज आएगा। अगर मैं अभी तक हम जो बात कर रहे थे, वो हम कार्य की बात कर रहे थे किसी समतल पर, कर रहे थे कि कोई भी व्यक्ति किस दिशा में क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी चीज में हाइट पर विस्थापित हो रहा है, ऊंचाई पर विस्थापित हो रहा है, तो वहां पर कार्य का फॉर्मूला बदल जाएगा। जी हाँ, अगर कोई कार्य समतल पर हो रहा होगा तो वहां पर फॉर्मूला लगेगा Fs cos थीटा, वहां पर फॉर्मूला Fs cos थीटा लगेगा, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर कार्य ऊंचाई पर हो रहा होगा तो वहां पर फॉर्मूला बदल जाएगा। जी हाँ, अब यहाँ पर फॉर्मूला W = m × g × height,
क्योंकि जब कोई व्यक्ति हाइट पर चढ़ेगा तो उस पर ग्रेविटी भी काम करेगी और कितनी हाइट है वो भी डिपेंड करेगी। एक व्यक्ति कार्य सीधे कर रहा है तो उसको कम एनर्जी लगेगी, एक व्यक्ति कार्य हाइट पर कर रहा है उसको ज्यादा एनर्जी, और अगर वो कोई ज्यादा ही हाइट पर कर रहा है तो उसको और भी ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए जब कोई कार्य हाइट पर होगा, ऊंचाई पर होगा, तो वहां पर फॉर्मूला m इंटू जी इंटू एच लगेगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि अभी मैंने आपसे पूछा था कि कोई कुली अगर कोई कुली 60 किलो का वेग या 60 न्यूटन का वेग उठाकर, एक ही बात है, किलो वजन अगर आप तो वजन न्यूटन बना पाएंगे, 60 न्यूटन का वजन उठाकर 20 मीटर विस्थापित होता है, तो ये कुली सीधा चल रहा होगा तो एंगल क्या हो जाएगा आपका cos 90, वैल्यू क्या हो जाएगी 0। लेकिन क्वेश्चन को अगर कुली के फॉर्म में ही देंगे तो ऐसा नहीं है कि हर बार कार्य 0 ही होगा। अब क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा। एक कुली 40 किलो का वेग उठाकर 40 किलो का वेग उठाकर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पहुंचता है, दूसरे फ्लोर तक पहुंचने के लिए 10 सीढ़ियां हैं, और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 2 मीटर है। यहाँ पर 2 मीटर है। तो कुली के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अब कार्य कहाँ हो रहा है? अब कार्य सीढ़ियां मतलब कहाँ पे होगा? हाइट। अब फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा नहीं लगेगा, अब फॉर्मूला लगेगा m इंटू जी इंटू एच, जहां m रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को? मास को। g रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को? ग्रेविटी को। और h की अगर बात करेंगे तो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर m इंटू जी इंटू एच, m यानी कि मास कितना हो जाएगा? कितने किलो का वेग था? 40 किलो का, तो 40 किलो आ जाएगा। g की वैल्यू पृथ्वी पर 9.8 है। हम फिलहाल इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको 10 मान सकते हैं, हम इस वैल्यू को 10 मान सकते हैं। 9.8 का राउंड फिगर 10 हो जाएगा, ताकि थोड़ा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। 10 मान सकते हैं। वहीं हाइट अगर बात करें 10 सीढ़ियां हैं, तो 10 सीढ़ियां हैं और प्रत्येक की ऊंचाई अगर 2 मीटर है, तो टोटल मिला ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपका? 20। तो यहाँ पर अगर टोटल कार्य की बात करेंगे तो 8000 जूल यहाँ पर कार्य हो जाएगा। 8000 जूल यहाँ पर कार्य होगा। तो कुली के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा आपका? 8000 जूल। इस तरीके से क्वेश्चन के 3 लेवल आपसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगले वीडियो में उज्जाक के बारे में बात करेंगे, उज्जाक के बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट चर्चा करेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।